स्ट्रक्चर क्या चल रहा था टॉपिक, एमिनो एसिड है ना, और न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक लिख लिया था आप लोगों ने, है ना। उसके बाद सेकंड मेंशन करी, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम लोगों ने नोट कर लिया है। सेकंड लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन नोट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, और इसमें फर्स्ट लिखेंगे essential amino acid। इसेंशियल एमिनो एसिड दो टाइप है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसमें लिखिए पहले इसेंशियल में, देखो नेम से आपको याद रखना है ना, एक तो इसेंशियल होता है, दूसरा नॉन इसेंशियल। अच्छा, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एमिनो एसिड जो है, दो एमिनो एसिड मिलकर ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, है ना। तो एक तो टाइप होता है इसेंशियल, इट मींस ऐसे एमिनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते बट इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो जो बाहर से जो भी हम फूड एक्सेप्ट कर रहे हैं या कोई डाइट सप्लीमेंट ले रहे हैं, उन सभी से हमें इसेंशियल एमिनो एसिड मिल रहा है हमारी बॉडी को। दूसरा टाइप होता है नॉन इसेंशियल, जिनकी बाहर से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बॉडी में ऑटोमेटिक सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, नॉन इसेंशियल। एक तो इसेंशियल जिनकी रिक्वायरमेंट है जो बाहर से हम ले रहे हैं, और दूसरा जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो ऑटोमेटिक बॉडी में बन रहे हैं, वो होते हैं नॉन इसेंशियल। तो दोनों के एग्जांपल लिखने, इसेंशियल में लिख लो पहले, these amino acids cannot be synthesized in our body. These amino acids cannot be synthesized in our body, but these are required for body growth. But these are required for body growth and maintenance of our life. But these are required for body growth and maintenance of our life. These are required for body growth and maintenance of our life. Example लिखें इसमें आप essential में, T से होगा ट्रिप्टोफैन, वैलीन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। तो टोटल 10 इसेंशियल एमिनो एसिड है। अब यहाँ पर टी आपको याद रखना है कि टी यहाँ पर थ्रियोनिन होगा, है ना, पी यहाँ पर फिनाइल एलेनिन होगा, प्रोलिन नहीं होगा। तो ये फिक्स है 10 इसेंशियल जो हमें याद रखने हैं।
टी से ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पर टी से थ्रियोनिन है, यहाँ पर कहीं पर भी टायरोसिन नहीं होगा। पी एक अकेला है तो पी फिनाइल एलिनिन लिखा हुआ है, पी फॉर प्रोलीन भी होता है जो आप लोगों ने न्यूट्रल में लिखा है ना। तो ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड हमें याद रखने हैं। देखिए उसके बाद सेकंड मेंशन करना, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल इसमें मेंशन कर लो, these amino acids can be synthesized in our body. These amino acids can be synthesized in our body. जो बॉडी में ऑटोमेटिक फॉर्म होते हैं, these amino acids can be synthesized in our body. एग्जाम्पल लिख लो इसमें, ग्लाइसिन एलेनिन। ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो मेन आपको ये एसेंशियल याद रखना है ना। T4 यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है, P से यहाँ पर फिनाइल एलेनिन है, A से आर्जिनिन है नॉट एस्पेरेजिन, T से थ्रियोनिन है ना। ये आपको याद रखने हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बोलो इसको क्या बोलोगे, टीवी मिल्फात है ना। दैट इज द इसेंशियल एमिनो एसिड, आपको याद रखने हैं। अभी तो सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं, नेम अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। बढ़े आगे। जैसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लिया इसेंशियल कौन सा है, तो पी फॉर प्रोलीन भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है फिनाइल एलेनिन होगा है ना, आर्जिनिन होगा ऐसे। नेक्स्ट लिखो आगे हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देखने हैं हमें है ना। तो तैयार है भाई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अब जितना भी लिखे ना नाम सबके स्ट्रक्चर, तो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया था इसको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो न्यूट्रल कितने 15, फिर एसिडिक लिखे थे, फिर बेसिक, फिर क्लासिफाई किया सिंथेसिस के बेसिस पर जिसमें 10 एसेंशियल है और ग्लाइसिन एलिनिन नॉन एसेंशियल। तो स्ट्रक्चर बनाना है हमें। कितने हैं टोटल एमिनो एसिड, बोलिए भाई। 20 एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं।
अभी बनाते हैं। देखो ये एक एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक एसिडिक ग्रुप है, एक एमीन ग्रुप है ना। अब यहाँ पर जो R है वो क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप जो क्या है वो क्या हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। एरोमेटिक एमिनो एसिड भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है ना। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से हम सारे स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले तो इसको बना लो। अब ये आपके ऊपर है कि अगले 20 मिनट जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, 20-25 मिनट जितने भी लगेंगे, उसमें हम इसको ड्रॉ करें या ड्रॉ करने के साथ लर्न करें, ये आप लोगों के ऊपर है। या तो दोनों काम करें या बस हम लिख लें। तो क्या काम करना है आपको, दोनों काम करना है कि लिखना भी है, लिखना तो नोट तो करना ही है और लर्न भी करना है। और जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा उस बीच में ही आपको याद भी हो जाएंगे। कितने हैं टोटल, 20। तो पहले 10 करेंगे फिर अगले 10 करेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है। बात आ गई समझ में। इट मींस इसमें खास बात ये है कि ये तीनों ग्रुप हमेशा सेम चलेंगे हर स्ट्रक्चर के अंदर। चेंज क्या होगा, बस ये ग्रुप 19 तक तो ये काम चलेगा, 20 थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग लिखेंगे। सभी के अंदर ये सेम चलेगा, इसको चेंज करते जाना है, नाम चेंज होता जाएगा एमिनो एसिड का, ठीक है। तो करते हैं, चलो स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट लिखते हैं देखो आर की जगह क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोजन। इसका नाम तो आप बता सकते हो, लिखा था पिछली क्लास में, क्या नाम होता है। ये अकेला एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या नाम होगा, ग्लाइसिन। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, तो सबसे पहले तो हमने लिखा ग्लाइसिन, फिर उसकी जगह लगा दिया मिथाइल ग्रुप, नाम हो गया एलेनिन। मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटाकर C6H5 लगा दिया, नाम हो गया फिनाइल एलेनिन।
ये 7 पहले नोट कीजिए। तो मिथाइल से एक हाइड्रोजन हटाकर CC2H5 लगाया फिनाइल एलेनिन, फिर इसके साथ एक OH और ऐड कर दिया, इसका नाम हो गया पूरा मिथाइल फिनाइल विद OH टायरोसिन। उसके बाद हमने क्या किया कि इस फिनाइल को एब्सेंट कर दिया, डायरेक्ट OH लगा दिया, मिथाइल के साथ OH नाम हो गया सेरिन। मिथाइल के साथ हमने SH लिया थायल ग्रुप, नाम हो गया सिस्टीन। सल्फर की एक साइड पर इथाइल है, दूसरे साइड पर मिथाइल है, नाम हो गया इसका मिथियोनिन। यहां तक नोट कीजिए पहले। लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे, 8 नंबर लिखेंगे। नोट कीजिए।
यहाँ तक लिखो। हो गया भाई, बढ़े आगे। अभी सब लर्न हो जाएगा आपको। 13 से देखते हैं। अच्छा देखो, ये तीनों सेम चल रहे हैं सभी में, है ना।
यहाँ तक लिखिए। लिख लिया? तो 17 तक तो हो गए है ना? बढ़े आगे, लिखो जल्दी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? नहीं आ रहा? आ रहा है? अभी अभी पूरा लर्न हो जाएगा आपको। ये ये लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दो आप, जो लिखा है ना ब्रैकेट में, इससे ही आपको याद रखना है इन्हें। अभी पहले पूरा लिख लें एक बार, कोई करते हैं डिस्कस। बढ़े आगे? तो 3 और बच रहे हैं, पहले उसको लिख लेते हैं।
ये कंप्लीट हो गया आपके, नोट कर लीजिए। लिख लिया सभी ने? तो देखो सभी में 3 यूनिट सेम चल रही, ये एक अलग है अमीनो एसिड है ना, पेंटासाइक्लिक रिंग है जिसको पी लाइक स्ट्रक्चर, प्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है। बाकी सभी में देखो तीनों यूनिट सेम चल रही है 19 तक। बढ़े क्या आगे? हो गया? चलो फर्स्ट इस पे आ जाते हैं वापस, लिख लो जिसने नहीं लिखा हो। चलो अब इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आप देखोगे ना जितने भी अमीनो एसिड स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, तो दो दो के पेयर कॉम्बिनेशन सिमिलरिटी रख रहे हैं, जिनको हम दो दो के पेयर में लर्न कर सकते हैं, है ना। कोशिश करते हैं अभी, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। दो दो के पेयर है ना, एक जैसे कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले तो हमने ये तो हो गया, ग्लाइसिन हो गया हमारा, है ना। फिर आप इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हो कि हमने मिथाइल ग्रुप लगाया तो एलेनिन है ना, और इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर C6H5 लगा दिया तो नाम क्या हो गया? फिनाइल एलेनिन, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन देखेंगे आगे, इसको और इसको भी देखो आप, इसमें एक OH ग्रुप लगा दिया हमने तो नाम क्या हो गया इसका? टायरोसिन। नाम हमें ये ध्यान रखना है ना, टायरोसिन एमिनो एसिड। फिर हमने क्या किया, देखो इन तीनों को एक साथ लर्न कर सकते हो आप, या इस दो को रखो पहले एक साथ, कि मिथाइल के साथ OH लगाया तो नाम क्या हो गया? सेरीन, और अगर थायोल ग्रुप लगा दिया तो नाम क्या हो गया? सिस्टीन। सल्फर की एक साइड पर इथाइल रखा, दूसरे साइड पर मिथाइल रखा, नाम क्या हो गया इसका? मिथियोनिन। बात आ रही है समझ में? अब इस पेज पे जो इंफॉर्मेशन देनी है और वो हम ले सकते हैं। इस पेज पे कितने लिखे हैं? 7 एमिनो एसिड। आप बताएंगे कौन सा एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक एमिनो एसिड है। फाइंड आउट द एरोमेटिक एमिनो एसिड। कौन सा दिख रहा है आपको? ये है क्या? फिनाइल एलेनिन, और एक 4th नंबर भी है। अच्छा, कौन सा एमिनो एसिड ऐसा है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है? दिख रहा है आपको? कौन सा एमिनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है? दिख रहा है आपको सल्फर लिंकेज? ये इंफॉर्मेशन हमें इनसे लेनी है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है। एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको? फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, और भी आएंगे अभी आगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अच्छा, कौन सा एमिनो एसिड ऐसा दिख रहा है जो 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है? अगला है, यहाँ देखो, ये कौन सा है? 2 डिग्री है ना, क्या नाम होता है इसका? थ्रियोनिन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 4 एक साथ रख सकते हो या दो दो के पैर में रखो। मिथाइल के साथ एमाइड होगा, नाम क्या होगा? एस्पेरेजिन। इथाइल के साथ एमाइड होगा, नाम क्या होगा? ग्लूटामाइन।
अगला कॉम्बिनेशन मिथाइल के साथ एसिड रखा, नाम क्या हो गया? एस्पार्टिक। मिथाइल के साथ एमाइड रखा, एस्पेरेजिन। मिथाइल के साथ एसिड रखा, एस्पार्टिक। इथाइल के साथ एमाइड रखा, ग्लूटामाइन। इथाइल के साथ एसिड रखा, नाम क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों को एक साथ याद रखेंगे, तीन कॉम्बिनेशन एक जैसे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम क्या होगा? वेलिन। आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा है, नाम क्या होगा? ल्यूसिन। सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो नाम होगा आइसोल्यूसिन। तीनों को एक साथ याद रखना। आइसोप्रोपाइल होगा तो वेलिन, फिर आएगा ल्यूसिन, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोल्यूसिन। दोनों को एक साथ याद रखना है। ब्यूटाइल प्लस एमीन, आप इसको यूं भी लिख सकते थे, CH2 फॉर शॉर्ट में लिख सकते हो, NH2 एक ही बात है ना? ब्यूटाइल प्लस एमीन, एमीन कौन सा है? 1 डिग्री। किसमें 1 डिग्री है? तो दैट इज लाइसिन। प्रोपाइल प्लस एमीन, एमीन कौन सा दिखेगा यहां पर? 2 डिग्री। नाम क्या होगा इसका? आर्जिनिन। तो ब्यूटाइल के साथ एमीन होगा लाइसिन, प्रोपाइल के साथ एमीन होगा आर्जिनिन। वहां पर एमीन 1 डिग्री, यहां पर 2 डिग्री भी है और 1 डिग्री भी है इसके। ठीक है, चलो आगे। ये वो इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आप लर्न कर ही लेंगे, है ना? आगे बढ़े। दो को एक साथ याद रखना है, दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ बेंजीन स्ट्रक्चर, तो नाम क्या होगा इसका? ट्रिप्टोफेन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद NH ग्रुप, नाम क्या होगा इसका? हिस्टिडीन। अगेन मैं आपसे अब पूछूं कि टोटल मुझे बताओ एरोमेटिक एमिनो एसिड कितने? कितने कितने हो गए, बोलो नाम। फिनाइल एलेनिन हो गया, दूसरा टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, और बात आ गई समझ में? फिर आता है आपका लास्ट 20, जो कि सबसे डिफरेंट एमिनो एसिड है, जिनका 19 से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज 19 तक तो ये तीन कॉमन चल रहे हैं। तो ये सबसे डिफरेंट है। पेंटासाइक्लिक रिंग के साथ एक एसिडिक और एमीन ग्रुप है, जस्ट लाइक पी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्रोलीन। बात आ गई समझ में? कुछ याद हुआ? कुछ थोड़ा बहुत? कौन से एमिनो एसिड हैं जिनमें सल्फर लिंकेज है? किसमें होगा? सिस्टीन और मिथियोनिन। कौन से एमिनो एसिड है जिनमें थायोल ग्रुप प्रेजेंट है? अगेन सिस्टीन। ठीक है। कौन से एमिनो एसिड है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है? अब बहुत सारे बता, देख के बता सकते हो आप। सेरीन हो गया सबसे पहले, फिर और मिथियोनिन हो गया, सॉरी मिथियोनिन नहीं, थ्रियोनिन हो गया, है ना? कौन से एमिनो एसिड है जिनमें एमीन 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन है? तो होगा लाइसिन, और आर्जिनिन में भी है, लेकिन ओनली 2 डिग्री किसके अंदर प्रेजेंट होगा? आर्जिनिन में। ठीक है, थोड़ा बहुत याद हुआ? थोड़ा बहुत याद हुआ? वापस पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एसिडिक एमिनो एसिड बताओ, तो एसिडिक कितने दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर? 2। कौन कौन से? एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। स्ट्रक्चर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मिथाइल के साथ एसिड होगा तो एस्पार्टिक, इथाइल के साथ एसिड होगा तो बोलो ग्लूटामिक हो जाए। बात आ गई समझ में? फर्स्ट से हमने ग्लाइसिन से स्टार्ट किया। अकेला एक ऐसा एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर की जगह हाइड्रोजन लगा दिया, दैट इज फॉर ग्लाइसिन। और अब हमने जब चेंज किए तो CH3 लगाया तो एलेनिन, मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटाकर C6H5 लगाया तो फिनाइल एलेनिन। फिनाइल के साथ OH रखा साथ में, ये क्या हो गया भाई? फिनाइल के साथ OH रखा तो क्या बन जाएगा वो?
टायरोसिन है ना, एरोमेटिक एमिनो एसिड फर्स्ट जो मिला हमें, इसमें से फिनाइल एब्सेंट कर दिया, नाम हो गया सेरीन, थायोल ग्रुप लगा दिया सिस्टीन, सल्फर के एक साइड पर इथाइल, एक साइड पर मिथाइल, नाम क्या हो गया मिथ्योनिन। तो 7 होगी। 8th में 2 डिग्री की बात करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा वो थ्रियोनिन। उसके बाद एस्पेरेजिन, ग्लूटेमाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, मिथाइल के साथ एमाइड एस्पेरेजिन, इथाइल के साथ एमाइड ग्लूटेमाइन, मिथाइल विद एसिड एस्पार्टिक और इथाइल विद एसिड ग्लूटामिक, तीनों एक साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप वैलीन। कब लिया हमने आइसोप्रोपाइल के साथ तो वैलीन, फिर आइसोब्यूटाइल के साथ ल्यूसीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ आइसोल्यूसिन, फिर दोनों साथ ब्यूटाइल प्लस एमीन तो लाइसिन, प्रोपाइल विद एमीन क्या हो जाएगा आर्जिनिन, दोनों एक साथ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद बेंजीन ट्रिप्टोफैन विद एनएच क्या होगा हिस्टिडीन, एंड लास्ट प्रोलीन पी लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत याद हुआ? याद हुआ? चलो अब एक गाना सुन लो आप लोग। क्या सुनेंगे? सॉन्ग सुना रहा हूं मैं आपको। वापस अपने फर्स्ट पेज पे आ जाओ, एमिनो एसिड का फर्स्ट पेज आओ। क्या पता मुझे आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर, है ना? जो आप लोगों ने एमिनो एसिड लिखे हैं फर्स्ट से, तो लाइन टू लाइन आप देखते चले। क्या पता कैसे कनेक्ट होता है, मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है क्या? सबसे पहले जानो क्या है एमिनो एसिड, उसके बाद याद करूंगा मैं तुम्हें उनकी लिस्ट। तो ऐसा दिखता है एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। आप चेंज करेंगे आर, जब आर होगा हाइड्रोजन कहेंगे उसे ग्लाइसिन, आर होगा मिथाइल कहेंगे उसे एलानिन, आर के मिथाइल और फिनाइल होने पर फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, आर होगा मिथाइल ओएच कहेंगे सीरीन, मिथाइल फिनाइल ओएच होने पर टायरोसिन, मिथाइल विद सल्फर एच होने पर सिस्टीन, CYSTINE, आर एथाइल मिथाइल सल्फाइड होने पर मिथियोनिन, आर 2 डिग्री अल्कोहल होने पर थ्रियोनिन, मेथाइल एमाइड ग्रुप होने पर एस्पेरेजिन, एथाइल विद एमाइड होने पर ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। तो ये तो हुए 10, अब याद करो बाकी के 10। रेडी? आर होगा मेथाइल के साथ COOH, उसे बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड, आर होगा एथाइल के साथ COOH, उसे बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होने पर वैलीन, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होने पर ल्यूसीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होने पर आइसोल्यूसीन, 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 ब्यूटाइल के साथ 1 डिग्री एमीन है तो लाइसिन कहेंगे, प्रोपाइल के साथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री दोनों एमीन है तो आर्जिनिन कहेंगे। लास्ट थ्री को ध्यान से देखो। ट्रिप्टोफैन के आर ग्रुप में CH2 के साथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड बेंजीन होगा मेरे यार, हिस्टीडीन के आर ग्रुप में CH2 के साथ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद NH होगा मेरे यार, and last one is proline. See the diagram, it is P-like structure and remember. ठीक है, वैसे तो आपको लर्न हो गया होगा, हुआ थोड़ा बहुत याद हो गया। अगली क्लास में पूछूंगा मैं, कोई सा भी अमीनो एसिड बना सकते हो स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप मुझे बता सकते हो बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन से? बहुत सारे हैं, बोलिए। चलो 4 बेसिक एमिनो एसिड बता दो, 4 बेसिक एमिनो एसिड। नहीं बता सकते? बोलो, नेम बोलिए। 4 कौन सा? और आर्जिनिन, और उसके बाद हिस्टिडीन, देन और बोलिए।
बस 3 ही दिख रहे हैं आपको? चलो और ध्यान से देखो भाई, 3 ही दिख रहे हैं आपको? ऐसे क्या कर रहे हो भाई? और बोलो, और नहीं दिख रहे हैं आपको? 3 ही है? चलो अगली क्लास पे पूछूंगा आपसे, फाइंड आउट करना। आपको नहीं दिख रहे हैं और? अरे स्ट्रक्चर भी तो बना लिया। चलो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आपसे। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया एमिनो एसिड, है ना, उसके अलग अलग बेसिस पर क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भाई, टॉपिक ऐसा है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम उसको लर्न कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एमिनो एसिड की बात खत्म होगी, अब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। इसमें थियोरेटिकल पार्ट है, इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। आरटी है ना आप लोगों का, कब है? इस संडे को है ना, मेंस वाला है ना। तो कार्बोहाइड्रेट तक लर्न करना है आपको, और एक जो आप लोगों ने उधर एलिमिनेशन तक पढ़ लिया ना पूरा, जहां तक भी पढ़ा है वो E2 पढ़ लिया ना, E2 बताया था आप लोगों ने? नहीं, E1 हुआ है। ओके, हाँ तो उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया है, कोई इश्यू नहीं। चलो पेपर है आप लोगों का, तो एक क्वेश्चन ही बता दो। चलो किससे पूछें? पीछे से पूछते हैं जो बातें कर रहे हैं। पेपर है ना इनका, आपका अभी। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले तो इस कंपाउंड का नाम बताइए। विच डिग्री है हैलाइड? 3 डिग्री। तो किससे पूछा जाए? हाँ लास्ट स्टूडेंट, लास्ट जो बैठा है वो बताए, जो जिससे पूछे वही बताना भाई। इसका प्रोडक्ट बताओ। नौ तारीख को, 8 तारीख को आरटी भी तो दे रहे हो आप, है ना? हाँ लास्ट स्टूडेंट बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो 2 क्वेश्चन ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर। एक तो ये बताओ, और बी यहाँ बताना दूसरा। चलो लास्ट स्टूडेंट तो नहीं बता रहा, उसके आगे वाला बताइए, आप बताइए। जो भी मन पसंद हो वो प्रोडक्ट बता दो। ए बताना चाहो तो ए बताओ, बी बताओ, या दोनों बताइए। नहीं बताएंगे? हाँ, सीएल हटा के और लगा देते हैं। चलो किसी को दिक्कत हो रही है ना, तो पहले ये बता दो। ये बता दो, ये कुछ भी नहीं है। तो क्या करूं, सीएल हटा के क्या लगा दें? क्या होता है इस कंपाउंड का नाम? ईथर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? धीरे धीरे आ रहा है नाम, धीरे धीरे आ रहा है, सुर से सुर मिलाते हैं ना जैसे, है ना? एक ने बोला तो फिर दूसरा भी, विलियम बोला, फिर सिंथेसिस, ईथर, है ना? क्योंकि श्योर नहीं है ना एकदम। क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज द नेमिंग रिएक्शन, विलियमसन ईथर
सिंथेसिस रिएक्शन जिसमें ईथर फॉर्म हो रहा है ना। SN2 के अंदर पढ़ा होगा आपने को, वाल्डन इन्वर्जन, है ना। तो बस कुछ नहीं किया, यहाँ 3 डिग्री ले लिया है बस। तो प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। OR लगा दे, यही होगा ना। अरे यस या नो बोल दो भाई, यही होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा फिर क्या होगा वो बताओ ना। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, ये बता दो। अच्छा विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ लिया क्या, पढ़ लिया है। SN2 पढ़ लिया है, ठीक है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब दिक्कत हमारे साथ क्या है कि जब हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रॉपर ध्यान नहीं है उस वक्त कि वहां क्या खास बात है। तो मैंने छोड़ दिया, चलो ये मैं अभी बता दूंगा, ये बता दो, बी बता दो। अच्छा चलो किसी को ये भी क्लिक नहीं हो रहा है तो हेल्प कर देते हैं उसका, भाई ये बता दो। पूरा नाम लिख देता हूं, ड्राई ईथर, ये बता दो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, इसकी बात कर लेते हैं पहले। क्या बनेगा, ब्यूटेन एल्कीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सुना है क्या कभी नाम, 11th में भी आता है वैसे तो, लेकिन आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा। कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो इसमें भी क्या करा कि ये हैलाइड है तो ये भी हैलाइड ही है भाई, और यहाँ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं हम आपसे। तो दो नेमिंग रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, एक तो है विलियमसन ईथर और दूसरा है वुड्स रिएक्शन, और दोनों ही नेमिंग रिएक्शन के एक्सेप्शनल केसेस हैं। भाई यहां अगर जनरली हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे और OR लगा देना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज अ एक्सेप्शनल केस ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। बिकॉज यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनना तो ईथर चाहिए था, बट बनता ही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अगर ईथर बनता तो ये यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर 3 डिग्री हैलाइड है तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। तो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था पर डोमिनेंसी फैक्टर प्रीडोमिनेंट कौन कर देता है उस पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ये बेस आ गया तो ये क्या कर देगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन निकालना है आपको। जैसे मार्कोनी का एडिशन में HX ऐड कर रहे हो, इसमें हटाना है, तो मेन प्रोडक्ट आपका मेजर ये बन जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो है ही सही, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। ऐसे ही कुछ दिक्कत यहाँ पर है, बनना तो यहाँ पर एल्कीन चाहिए था, लेकिन ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ ये अगेन एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हो सकता है ये अभी नहीं पढ़ा हो, वैसे तो 11th में भी आता है ये, लेकिन मेन तो मुझे ये पूछना था आपका, बिकॉज आप लोगों ने विलियमसन पढ़ा हुआ है तो उसका एक्सेप्शनल केस होता है। ये पढ़ा था क्या, ये जो बताया एल्कीन बनता है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो एग्जाम 9 तारीख वाला जब भी है आपका, थोड़ा सा रिवाइज करके दिया करो भाई। चलो आ जाते हैं प्रोटीन पर।
प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप इसको डिवाइड करेंगे और इसके अंदर दो टाइप हमें देखने हैं, फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, पहला हेडिंग लिख लो फाइब्रस। लिखें इस पे फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। एग्जांपल्स याद रखें, आपको उनको नेम से याद रखें। फाइब्रस क्या होता है लिखा उस पे, दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक थ्रेड, these protein structure just like thread। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे these protein structure just like thread। नेक्स्ट पॉइंट लिखो in such proteins molecules are held together by, in such proteins molecules are held together by hydrogen and disulfide bond, hydrogen and disulfide bond। In such proteins molecules are held together by hydrogen and disulfide bond। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें these proteins are water insoluble, these proteins are water insoluble due to a strong intermolecular force of attraction। These proteins are water insoluble due to a strong intermolecular force of attraction। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें आप अल्फा कैरेटीन मायोसिन। अल्फा कैरेटीन प्रेजेंट होता है किसमें, मायोसिन प्रेजेंट होता है मसल्स में, एंड फाइब्रियोन प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क, कपड़ों के अंदर। कैरेटीन, मायोसिन एंड फाइब्रियोन प्रोटीन। नेक्स्ट देखो ग्लोबुलर प्रोटीन। अगला लिखें ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें लिखें तो नाम से याद रखना, देखो फाइबर थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है, कैरेटीन, स्किन, नेस, मायोसिन, फाइब्रियोन, सिल्क, है ना। ग्लोबुलर में लिखें दीज प्रोटीन, इन दिस प्रोटीन क्यों लिखो, इन दिस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन, इन दिस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर में लिखना है इन दिस प्रोटीन्स polypeptide chain is folded around itself, polypeptide chain is folded around itself and convert into, polypeptide chain is folded around itself and convert into
spheroidal shape. Polypeptide chain is folded around itself and convert into spheroidal shape. Next point लिखें. These proteins are water soluble due to weak intermolecular force of attraction. These proteins are water soluble due to weak intermolecular force of attraction. ठीक है, एग्जाम्पल लिखे इसमें. वाटर सॉल्युबल स्टार्च कौन सा होता है? एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन. वाटर सॉल्युबल स्टार्च कौन सा होता है? वाटर सॉल्युबल स्टार्च. एमाइलोज श्योर हो? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर कौन सा होता है? सभी एमाइलोज बोल दो. अनब्रांच्ड होता है एमाइलोज. एक क्वेश्चन का टाइप होता है मैचिंग टाइप, मैचिंग लिस्ट. वहां यही करते हैं फिर हम. तो बहुत रिवीजन चाहिए इसके लिए. लगता तो बहुत है अरे यार ये क्या चला है, लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है ना. हाथ नहीं चल रहे हैं, रगड़ रगड़ के लिख रहे. कुछ सर पकड़ के लिख रहे हैं पीछे. सर पकड़ लिया. ब्रांच्ड चेन पॉलीमर स्टार्च कौन सा है? ब्रांच्ड, ब्रांचिंग C1C6 एमाइलोपेक्टिन है ना. एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन ऑल्सो, वो भी होता है. अब यहां पर क्या लिख रहे हैं? वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल यहां पर भी आ रहा है. तो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा है? वाटर सॉल्युबल कौन सा है? ग्लोबुलर, दैट इज वाटर. इनसॉल्युबल कौन सा? फाइब्रस. अब ग्लोबुलर के एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादा, तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे. देखो सबसे पहले क्या एग्जांपल लिख रहे हैं? नाम सुना है क्या इसका आप लोगों ने? सुना है क्या नाम? एंजाइम. जितने भी ऑल लगा दिया आगे. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. कौन से प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन. जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन होते हैं. ठीक है. एक बहुत फेमस एंजाइम है जो आजकल हम इस मौसम में काफी खाते हैं, बता सकते हो? बहुत सोच में बहुत भारी पूछ लिया है ना. दही खाते हो? दही. हाँ, कौन सा एंजाइम होता है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम. एंजाइम्स आर प्रोटीन. कौन से प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन. ऑल एंजाइम जितने भी हैं सभी प्रोटीन है. ठीक है. अगला एग्जांपल सुना है क्या? देखना आप लोग बताना. सुना है क्या नाम? एल्बुमिन. कहां पाया जाता है? आगे लिख लेना ब्रैकेट में, प्रेजेंट इन एग्स. ठीक है. अब इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे कलाकार भी हैं यहाँ पर, कि एग देखा है क्या? कितनों ने एग देखे? देखे हैं सभी ने. तो प्रोटीन पार्ट एल्बुमिन कौन सा है एग के अंदर? अभी देखना अलग अलग क्वेश्चन आंसर आएंगे अभी, है ना, कि हमने तो देखा ही नहीं, आज फोड़ेंगे एक को जाकर. तो एल्बुमिन कौन सा है? बताओ आंसर. हाँ, व्हाइट शेल एल्बुमिन है. अच्छा, बहुत अच्छा जवाब. व्हाइट शेल एल्बुमिन है ना. तो फिर कैल्शियम कहाँ गया उसका, है ना. ये नया नया आया मार्केट में आंसर. और बताओ भाई, और कौन सा एल्बुमिन? अरे और कौन सा है? एक तो आ गया. और इसी पता लग रहा है कि हम अवेयर कितने हैं, है ना. ये तो बहुत बेसिक सी बात है. एल्बुमिन दिखता है क्या आपको? अगर हमने जो भी एक मतलब एक खाता है, या अगर आपने देखा हो कि अगर हमने एक परचेस करने गए तो आपने एक परचेस किया तो एल्बुमिन दिख जाएगा क्या आपको? हाँ, उसको तो दिख रहा है. उसने तो बोल दिया व्हाइट शेल. अच्छा, अंडा खाते हो क्या? नहीं खाते. तो जो खाता है उससे पूछना है एक बार.
अरे एल्बुमिन पार्ट जो है इसका, दैट इज द प्रोटीन, दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये आपको कब दिखेगा, जब हम एग को बॉईल करेंगे। तो जो भी जिम जाते हैं, जो एग खाते हैं, तो जब आप एग को बॉईल करोगे तो जो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो वो क्या करते हैं, एग एल्बुमिन आपको कब मिलेगा, जब हमने एग को बॉईल किया। वो बोला भी ये जाता है कि बॉयल एग हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बॉईल करोगे तब आपको जो व्हाइट पार्ट होता है दैट इज द एल्बुमिन, और जो येलो पार्ट होता है दैट इज द यॉक। कई लोग उसको बता देते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल, ये नाम सुना है क्या, सुना है क्या, है क्या आपके पास, सभी के पास है। काम क्या है इसका, बोलो भाई, काम क्या है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, सप्लाई का। सभी के पास है भाई, नहीं हो तो यहां से ले लो, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दैट इज द प्रोटीन, दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है भाई, ब्लड के अंदर, ब्लड है ना, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और हीमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन का नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। काम क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर का। अब देखो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या क्या दिक्कत होती है। तो एक बात और हमने की थी पहली क्लास में, मैंने आपको बताया था, ये नाम लिखा था हमने, इंसुलिन लिखा था, दैट इज रिलेटेड टू डायबिटीज, है ना। अब देखो डायबिटीज डायरेक्टली रिलेटेड किससे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, दैट इज अ हार्मोन, है ना। अब यहां पर देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कहां पर, बॉडी ऑर्गन्स तक। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में बॉडी की सप्लाई रुक जाए, किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, हो सकता है किसी एक ऑर्गन में सप्लाई रुक गई, तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर दे, जिसको हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस भी किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड। कौन से एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी, इसेंशियल एमिनो एसिड, जिसे हम बाहर से ले रहे हैं। और जो बॉडी में ऑटोमेटिक बनते हैं दैट इज द ग्लाइसिन। अब ऑटोमेटिक बना कौन रहा है, दैट इज द आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, जो अगले पार्ट में पढ़ोगे। थोड़ी बहुत आ रही होगी बात समझ में, ज्यादा तो समझना भी नहीं। तो हीमोग्लोबिन दैट इज अ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ग्लोबुलर। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, हार्मोन, ब्रैकेट में लिख लेना इंसुलिन। सारे हार्मोन नहीं होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, तो आप ऐसे लिख लेना, मेनी हार्मोन्स, ऐसे लिख लेना। अगला एग्जांपल और लिख रहे हैं यहां पर, नाम सुना है क्या, देखो, एंटीबॉडी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। एंटीबॉडी सभी की अलग अलग होती है। अब किस पे डिपेंड करेगा, जो भी हम डाइट मेंटेन करते हैं, जैसा खाना खाते हैं, है ना। तो हर की, भूत आ गया क्या, हर की बॉडी की एंटीबॉडी अलग अलग, है ना। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारी डाइट पर। तो एंटीबॉडी भी किसका एग्जांपल है, प्रोटीन, दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। लास्ट एग्जांपल लिखो एंटीबॉडी के बाद, इसमें लिखेंगे फाइब्रिनोजन, यहां पर लिख देता हूं, फाइब्रिनोजन get convert into fibrous protein, फाइब्रियन। वापस मैं बोल रहा हूं, फाइब्रिनोजन, यहां लिखा हुआ है, फाइब्रिनोजन गेट कन्वर्ट इनटू फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रियन। तो जो ये फाइब्रिनोजन है ना, ये है दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रियन। फाइब्रियन कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन। अब ये फाइब्रिनोजन काम क्या करता है, क्या लिखा आपने, फाइब्रिनोजन गेट कन्वर्ट इनटू फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रियन, ब्रैकेट में लिखो, ड्यूरिंग द ब्लड क्लोटिंग, ड्यूरिंग द ब्लड क्लोटिंग। तो जब हमें चोट लग जाती है तो
चोट लगने पर जो ब्लड क्लोटिंग हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? ये प्रोटीन। इट मींस अगर किसी की बॉडी में फाइब्रिनोजन ही नहीं है तो ब्लड क्लोट होना ही रुक जाएगा। एक होता है ब्लड की क्लोटिंग टाइम बढ़ जाना, एक होता है ब्लड क्लोट होना ही रुक जाना। तो ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो उसमें तो सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन ब्लड क्लोट ही नहीं होगा तो डेथ हो जाती है। तो फाइब्रिनोजन कौन सा प्रोटीन होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रियोन कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोस प्रोटीन। थोड़ी बहुत आ गई बात समझ में? थोड़ी बहुत ही समझना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बाद में ऐसा होता है कि ये एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, ये उधर चले जाते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी एंजाइम्स हैं सारे प्रोटीन। हार्मोन्स में लिखा हमने, इंसुलिन लिखा है स्पेसिफिक, दैट इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये सब एंटीबॉडी, ये सभी कौन से प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हमने मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर डिवाइड किया, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, बट 7 को आपकी क्लास नहीं होगी ऑर्गेनिक वाली, नेक्स्ट डे पे होगी ट्यूसडे को, ठीक है। मतलब 7 को ऑफ रहेगी आपकी क्लास, इससे पहले वाली जो है वो तो रहेगी, मेरी वाली ऑफ रहेगी, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे समझ में? एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना एक बार, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।